अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मॉनसून बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाब की वजह से पिछले 48 घंटों में बर्पा हुई क़यामत सुगरा अब तक 330 से जायद जानें ले चुकी है। मॉनसून के 7वें स्पेल में खैबर पख्तूनख्वा में बुनेर, बडग्राम, बाजोड़, मानसेरा, तुरगर, सवात और शांगला के अजला सबसे ज्यादा मुतासर हुए, जहां 31 अगस्त तक फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया और क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का जायजा लिया, जबकि पाक फौज के जवान भी रेस्क्यू और रिलीफ में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुसूसी हिदायत जारी कर दी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज सैलाब से मुतासरा आवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। फील्ड मार्शल की हिदायत पर सर्च एंड रेस्क्यू टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर और आर्मी एविएशन पहले से सैलाब से मुतासरा आवाम की बहाली के लिए तैनात हैं और काम कर रहे हैं। पाक फौज ने 600 टन से ज्यादा राशन सैलाब से मुतासरा आवाम की इमदाद के लिए मुख्तस कर दिया है। फील्ड मार्शल ने कोर ऑफ इंजीनियर्स को हिदायत जारी की है कि पुलों की मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करें, जहां जरूरी हो आरजी पुल कायम किए जाएं। पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा आवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से रब्ता करके पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल KP के अवाम की मदद के लिए देने की पेशकश की है। सिंध हुकूमत ने भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए हर किस्म के ताउन की पेशकश की है। NDMA की टीम भी सूबाई हुकूमत की मदद के लिए पेशावर पहुंच चुकी है। 26 जून से 16 अगस्त तक NDMA की जानिब से जारी करदा नुकसानात की तफसील के मुताबिक अब तक बारिशों और सैलाब के बायस 645 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जाँ बहक होने वालों में 382 मर्द, 93 औरतें और 170 बच्चे शामिल हैं। 905 अफराद जख्मी हुए। 1913 मकानात को नुकसान पहुंचा है। 124 पुल डैमेज हुए। 449 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा है। 583 मवेशी सैलाब में बह गए। 13,203 अफराद को अब तक रेस्क्यू किया गया है। ये तबाही मॉनसून के 7 स्पेल्स में हुई है, जिसके बारे में डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात साहिबजाद खान ने गुज़िश्ता रोज हमारे शो में बात करते हुए कहा है कि अब तक सिर्फ 50% बारिशें हुई हैं। अभी मजीद 3 स्पेल्स आना बाकी हैं, जिनमें मजीद 50% बारिशें होंगी। 8वां भी आएगा, 9वां भी आएगा, 10वां भी आएगा। अभी 50% बारिशें होनी हैं, तो 50% आप पहले देख लें कि उन बारिशों ने कितनी तबाही मचाई है। तो आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होंगे हमारे ऊपर। 1 अगस्त के बाद शुमाली इलाका जाद या KP के कुछ इलाके जो थे, वहाँ पे टेम्परेचर जो था एवरेज से 7 और 8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा था। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाले ममालिक में सर्रे फहरिस्त रहा है। पाकिस्तान में 1 लाख की आबादी में से 1400 अफराद मौसमियाती तब्दीली से नुकसान उठा रहे हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से $54 अरब का नुकसान पहुंच चुका है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को 2022 तक GDP का 4% नुकसान हो चुका है। जिस मुल्क में अगस्त के 16 दिनों में पहाड़ी इलाकों का दर्जा हरारत 7 से 8 डिग्री बढ़ चुका हो, ग्लेशियर्स पिघल रहे हों, तो पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और मजीद क्या तबाहियां लाएगी और क्या पॉलिसी साज इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, इस सब पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम और माहिर माहौलियात अली तौकीर शेख। लेकिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बुनेर की पीर बाबा तहसील में मौजूद हमारे नुमाइंदा जाकिरुल्लाह। बहुत शुक्रिया जाकिरुल्लाह, आपने ज्वाइन किया हमें। बुनेर से ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है बुनेर की, अब तक कितनी अमवात जो है वो कन्फर्म हो चुकी है, और दूसरा कितने मजीद लोगों के जो है वो मलबे तले दबे होने की या उनके लापता होने के वाले से इतलात जो भी तक मिल नहीं सके। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बुनेर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और फिर तहसील पीर बाबा में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, एक का नाम है मलिकपुर और दूसरा है बिशूनी, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस जो था रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पे बहुत मुश्किल था, क्योंकि बिशूनी का जो रास्ता है पीर बाबा से वो मुकम्मल तौर पर पानी में भी बह गया था, और जो पहाड़ से पानी के साथ जो पत्थर बह गए थे उसकी वजह से रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक था। तो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाना मुश्किल था। तो वहाँ पे अभी
तकरीबन 2 बजे के बाद वहाँ पे जो सड़क थी वो उसको मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे जारी है। लेकिन अब एक बार फिर अंधेरा भी हो गया है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात होगी, क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल तौर पर बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। अगर अमवात की बात की जाए तो यहाँ पे 200 से ज़ायद अमवात जो है, जो ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि 200 से ज़ायद अमवात यहाँ पे हुई है इसी सैलाब भी रेले की वजह से। तो और तकरीबन सैकड़ों दुकानें जो है पीर बाबा। ठीक, ज़ाकिरुल्लाह ये बताएं कि जो इमदादी वहाँ पे रेस्क्यू जो वर्क हो रहा है उसमें ज़ाहिर है एक तरफ तो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है जो लापता हैं या फिर जो सैलाबी रेले में बह गए उसकी नज़र होगी, तो दूसरा ये बताएं कि जो इमदाद वहाँ तक पहुँचाई जा रही है उस इमदाद में क्या क्या सामान दिया जा रहा है, ये भी ज़रा इस बारे से बताइएगा। जी बिल्कुल, PDMA की जानिब से यहाँ पे खेमे वगैरह जो है वो पहुँचा दिए गए हैं। यहाँ पे जो बर्तन वगैरह है लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो घर मुनहदम हो गए उनके बर्तन वगैरह जो है मुकम्मल तौर पर बह गए या मलबे के नीचे आ गए, तो उनको बर्तन भी दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो मेडिसन के लिए यहाँ पे मुश्किलात थी, मेडिसन के लिए यहाँ पे जो मोबाइल वैन है वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, उन इलाकों तक एक्सेस कर रही है जिन इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुए, क्योंकि वहाँ से जो मलबे तले से ज़ख्मियों को निकाला गया था तो उसको भी यहाँ पे लाने में मुश्किलात थी क्योंकि रास्ते बंद थी। तो अब वहाँ पे रास्ते खोल दिए गए हैं, तो मोबाइल वैन जो है वो भी आए हैं, मेडिकल वैन जो है वो भी आए हैं। और साथ में यहाँ पे जो अस्पतालों में मेडिसिन के मसाइल थे तो यहाँ पे अस्पतालों में मेडिसिन जो है वो भी फराहम कर दिए गए हैं। मुशीरी सेहत का भी यही कहना है कि यहाँ पे तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं अस्पतालों में। ये बताएं ज़ाकिरुल्लाह कि क्या मज़ीद बारिश की भी कोई पेशगोई है कि मज़ीद बारिश हो रही है या सिलसिला थम गया है, कोई ऐसी पेशगोई है मज़ीद बारिशों की, और उस वाले से कोई इंतजामात है वहाँ पे, कोई किसी सेफ एरिया में जो है वो खैमे बस्ती बना दी जाए मुतासरीन के लिए? बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो महकमा PDMA की जानिब से बाकायदा तौर पर यह मरासिल अरसाल किया गया था यहाँ पे कि बारिशों के इम्कानात 21 अगस्त तक है। वक्फे से बारिश यहाँ पे होने का इम्कान है, लेकिन यहाँ पे गुज़श्ता रात भी बारिश हुई है लेकिन वो ज़्यादा नहीं थी। अगर यहाँ पे जो सैलाबी रेला जो आया है तो ये क्लाउड ब्लास्ट की वजह से आया है। ये तारीख़ में पहली मरतबा यहाँ पे ऐसा सैलाबी रेला आया है। जो सबसे बड़ी वजह है वो क्लाउड ब्लास्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो तुग़यानी के नाली नदे हैं वो इतने बड़े नहीं है, लेकिन जो एक नहर है वो पीर बाबा बाज़ार के बीच से गुजरा है, तो इसी वजह से जो तुग़यानी आई है उसी में आई है और ज़्यादा नुकसान इसकी वजह से हुआ। फाइनली ये बताइएगा जो रेस्क्यू वर्क है उसमें क्या सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत मिलके वहाँ पे कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है या अलग अलग अपनी अपनी सिमत में काम कर रहे हैं वहाँ पे? NDMA भी काफ़ी वहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जी बिल्कुल, यहाँ पे NDMA के एहलकार भी यहाँ पे मौजूद है, सूबाई हुकूमत के एहलकार भी यहाँ पे मौजूद है और सूबाई हुकूमत ने यहाँ पे रेस्क्यू टीमें जो है मुख्तलिफ़ अजला से मंगवाई हैं। आज हमारा जो CM का तर्जुमान है उससे बात हुई है तो उनका यही कहना था कि हर अजला में हमने 4 और 5 एम्बुलेंसेस जो है वो जोड़ दिए, बाकी एम्बुलेंसेस और जो मशीनरी है हमने यहाँ पे पहुँचा दी है ताकि यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किलात जो है वो 2 इलाके हैं, मलिकपुर और बेशूनी का जो इलाका है वहाँ पे एक्सेस इंतहाई मुश्किल थी, तो आज वहाँ पे रोड खोल दिए गए हैं। दोपहर 2 बजे के बाद वहाँ पे रेस्क्यू एहलकार पहुँच चुके हैं। अभी वहाँ से अब भी डेड बॉडीज़ को जो मलबे तले दबे हैं उसको निकाल कर यहाँ पे जो पीर बाबा अस्पताल है यहाँ पे मुंतकिल किए जा रहे हैं। अब भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों से डेड बॉडीज़ यहाँ पे पहुँचाई जा रही है। रेस्क्यू एहलकार वहाँ पे पहुँच चुके हैं और भारी मशीनरी भी वहाँ पे अभी पहुँचा दी गई है। तो इसी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ दुश्वारी जो आ रही है तो वो मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से आ रही है और साथ में यहाँ पे बिजली मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम है, उसी वजह से मुश्किलात आ रहे हैं। तो अंदाज़न कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चला, कुछ सैलाबी रेले में बह गए, कुछ मलबे तले दब गए? ज़िला इंतज़ामिया के साथ हमारी बात हो गई तो ज़िला इंतज़ामिया का यही कहना है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इलाका मकीन है उनके मुताबिक तो 200-300 अफराद ऐसे हैं कि वो अब भी गायब है, लापता है। तो यही कहा जा रहा है कि उनकी लाशें जो है ये इसी मलबे तले दबे हुए हैं। साथ में जो तुग़यानी के साथ यहाँ पे जो रेत आया है तो उसमें भी अभी भी उससे लाशें निकाली जा रही है।
तो अगर देखा जाए तो इस अमवात में मज़ीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि उन दो ठीक। इलाकों में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो वहाँ से अभी भी लाशें आ रही है दो अस्पतालों तहसीलों में। में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है वहाँ पर, और 300 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अभी भी या वो सैलाबी रेले में बह गए हैं या मलबे तले दबे हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो लापता है, उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया ज़ाकिरुल्लाह, आपने ज्वाइन किया हमें बुनेर से। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मलिक अमीन असलम साहब से और अली तौकीर शेख साहब से। बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब आपका और अली तौकीर शेख साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मलिक अमीन असलम साहब ये बताइएगा कि जो हमने देखी है तबाही पिछले 48 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर, क्या समझते हैं कि जो काफ़ी अरसे से बात हो रही थी कि पाकिस्तान जो है मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो हो ही रहा है, लेकिन मज़ीद जो है वो तबाही पाकिस्तान में आएगी इससे, तो क्या अब हम आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं फिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो तबाही हमने देखी है जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है। बहुत सारी कीमती जानें इसमें ज़ाया हुई है, 200 से ऊपर कीमती जानें पाकिस्तान में ज़ाया हुई है। ये तबाही जो है ये प्रेडिक्टेड थी और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमें पता नहीं थी। जी हाँ। और दूसरी बात यह कि ये ना ही ये तबाही ऐसी है जो कि पाकिस्तान में पहली बार आ रही है। पिछले अगर आप दिहाई में देखें तो पिछली दिहाई में कई ऐसे मौके आ चुके हैं जहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियों से जो जो ये तबाही आ रही है उसने अपनी झलक दिखाई है। तो इसके लिए अब हमें तैयार होना है। जी हाँ। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये डिजास्टर मैनेजमेंट की जो थ्योरी होती है, हम डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ नहीं जा रहे, हम लोग अभी तक क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे जी हाँ। हैं कि जब सर पे आ जाता है तो हम बेलचे लेके निकल जाते हैं कि इसको कैसे, अब नालों नालों की सफाई कैसे करनी है। और उसके बाद वही बेलचे वाले बेचारे जो हैं वो उनकी कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। इसकी पूरी पॉलिसी स्ट्रेटजी सब कुछ बना हुआ है, हमने अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है और ग्राउंड के ऊपर करनी है, ताकि ये जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो इफेक्ट्स हैं, जिसमें आजकल फ्लड्स हैं, इसके बाद फिर ड्राउट है, जी हाँ। फिर आपके वाइल्ड फायर्स हैं, ये सारे बतदरीज एक रूटीन के साथ अब पाकिस्तान को हिट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ये क्लाइमेट चेंज जो है ये गेट क्रैश करके पाकिस्तान में इस वक्त आ चुका है, तो बिल्कुल। इसका हमने मुकाबला करना है। और इसका मुकाबला करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहली एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि ये कुदरत के साथ हम जंग लड़ नहीं सकते। ऐसा ही है। कुदरत के साथ जब ये तबाही आ रही है और तो हमने अपने जो तबाही के रास्ते हैं उनको साफ करना है, हमने अपनी फ्लड प्लेन को मैनेज करना है। हमने उधर घर और होटल और रेस्टोरेंट्स नहीं बनाने जहाँ पर ये बरसाती नालों की जगह है। और हमने अपनी जो कुदरत के साथ हमने जंग शुरू की हुई है कि हम दरख्तों को बतदरीज काटते जा रहे जी हैं। हाँ। इस साल भी जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट देखें तो तकरीबन 27,000 एकड़ हेक्टर जो है फॉरेस्ट, स्टैंडिंग फॉरेस्ट है, वो पाकिस्तान ने काट दिया है। जी तो हाँ। ये जब हम चीजें करेंगे तो फिर तो कुदरत जब अपना जलवा दिखाती है तो अपना रास्ता भी खुद बना लेती है। और सही है। उसके रास्ते में जो कुछ आता है वो, जिस तरह हमने देखा है 2 दिन में, वो ठीक। तबाह हो जाता है। तो ये अली हमें तौकीर। अपने चेंज ठीक। करने की जरूरत अली तौकीर शेख साहब, क्या आप देख रहे हैं कि वजूहात क्या है कि एकदम से जो तेज़ी आई है पाकिस्तान के अंदर जो मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं, उनमें मैं ज़रा आपको भी सुना दूँ, मलिक अमीन असलम साहब के लिए भी, कि कल DG मेट थे हमारे प्रोग्राम में साहबजाद खान, उन्होंने कुछ बड़े ही अलार्मिंग किस्म के जो है वो हकायक शेयर किए, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। मैं ज़रा पहले वो सुना दूँ आपके लिए भी, नाज़रीन के लिए भी, मैं फिर इस पर दोबारा ज़रा बात करते हैं। ये 8वां भी आएगा, 9वां भी आएगा, 10वां भी आएगा। अभी 50% बारिशें होनी हैं, तो 50% आप पहले देख लें कि उन बारिशों ने कितनी तबाही मचाई है। तो आने वाले दिनों में क्या क्या इम्पैक्ट होंगे हमारे ऊपर। 1 अगस्त के बाद शुमाली इलाका जात या KP के कुछ इलाके जो थे वहाँ पे टेम्परेचर जो था एवरेज से 7 और 8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा था। DG मेट कह रहे हैं कि 1 अगस्त के बाद जो है वो शुमाली इलाकाजात में 7 से 8 डिग्री तक एवरेज टेम्परेचर में इजाफा होना। सर क्या वजह है इसकी, क्या हो रहा है ये? देखिए, ये क्लाइमेट चेंज एक सिक्के की तरह है। एक तरफ उसके साइंस है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिशें ज्यादा हो रही हैं, और दूसरी तरफ ये डेवलपमेंट इशू है। हमारे यहाँ ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के मोस्ट वनरेबल कंट्रीज में से पहले ये चौथे नंबर पर है, तो हम समझते हैं कि हमें कोई बैज या ट्रॉफी मिल रही है। ये कोई मेडल की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। असल में जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान इज वर्ल्ड वन ऑफ लीस्ट प्रिपेयर्ड कंट्रीज। अगर आप लीस्ट प्रिपेयर्ड कंट्री ना हो तो
जिस क्लाउड बर्स्ट की आप बात कर रहे हैं उसके साथ तो लोकल जगह पे किसी विलेज में नुकसान होगा जहां पे वो पानी गिरा है। या आपका मसला ये आता है कि जब पानी बह के जब नीचे जाता है दरिया में या नाले में, तो उसके पीछे बारिश का पानी भी आ रहा होता है, उसके अंदर ग्लोव का पानी भी आ रहा होता है। पानी कहाँ जाएगा अगर उसके दोनों तरफ आपने इंक्रोचमेंट करके घर बना लिए हो तो मसला ये गवर्नेंस का है, मसला ये इल प्लानिंग का है। आपने ये जो क्लिप देखे हैं जीबी के और केपी के, आपने देखा होगा कि उसमें लकड़ियां कितनी हैं। या ये 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 माफिया का है जो आपको नजर आ रहा है यहाँ सर, पे। वो एक कल से जैसे एक वो पंजाब और सिंध में कल से लैंड एक वो माफिया है, सर जैसे कल से सिंध और पंजाब में लैंड माफिया है, बिल्कुल इसी अली तरह इन दो अली तौकीर शेख एरियाज साहब, में कल से टिम्बर ना एक वो माफिया है। तस्वीर चल रही है, बड़ी वायरल है, जो एक वीडियो है, जो नीलम झेलम का जो डैम है नीलम वैली में, वो डैम पूरा जो है उसकी सतह आप देखें तो वो पानी जो है वो उसके ऊपर आपको लकड़ियां तैरती हुई दिखाई दे रही है। ये वो लकड़ियां हैं जो कि चोरी के लिए काट के जंगलात में रखी गई थी, अवाम की हुकाम की नजरों से ओझल, बल्कि हुकाम खुद मिले होते सारे मामलात के अंदर, वो कुदरत ने बहाकर सारी सामने ला दी, वो अया कर दी जो लकड़ी की चोरी थी, जंगलात की कटाई थी। ये टिम्बर माफिया है, जैसे सिंध में और पंजाब में लैंड माफिया है, इन जगहों पे टिम्बर माफिया है। और आगे आइए, दरियाओं के बैंक्स को बेचा जाता है। जो तीन चार चीजें जो हमें समझने की, आप कहते हैं इस तबाही से कैसे बचा जाए, चार तरीके हैं बचने के, और वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म में, एक हफ्ते में या एक साल में कुछ नहीं होने का। पहला प्रिंसिपल जो है, कार्डिनल प्रिंसिपल यह है, रिस्पेक्ट ग्रेविटी। पानी ने नीचे की तरफ आना है, जी हाँ, जो उसके रास्ते में आएगा तबाह हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। दैट्स फर्स्ट। सेकंड, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द राइट टू लाइफ। उसकी जो विड्थ है वो कई सौ साल में बनी है, आप उसको छोड़ देंगे तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, आप उसके अंदर कॉलोनियां बनाएंगे तो नुकसान होगा। तीसरा यह है। चौथा यह है कि गिव डिग्निटी टू द पुअर। वो डिग्रेडेड एरियाज में रिवर के अंदर किसी को रहने का शौक नहीं होता बाल बच्चों के साथ। वो ये है कि जमीन आपने इतनी महंगी की हुई है, जोनिंग लॉज बनाए नहीं हुए, लैंड यूज प्लानिंग नहीं की हुई, ये माफियाज वहां पे जमीनें बेचते हैं। और चूंकि लोकल गवर्नेंस कोई नहीं है, लोकल गवर्नमेंट कोई नहीं है, लोग जाके फिर वहां पॉवर्टी में रहते हैं, जी हाँ, इसलिए तबाह होते हैं। अनलेस वी गिव डिग्निटी टू द पुअर विल डाई। और आखिरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ऐसे गिरते हैं जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इनके घरों के हमने कुछ स्टैंडर्ड्स ही अभी तक नहीं बनाए, खा वो कमर्शियल एरियाज हो, खा वो रेजिडेंशियल एरियाज हो। ना किसी की प्लिंथ होगी, ना किसी की फाउंडेशन होगी, ना इसके किसी के कॉलम होंगे। और इतने हमने आंखें बंद की हुई हैं कि 250 मिलियन लोगों में से कम 200 मिलियन लोगों के घर ऐसे हैं जो हवा के झोंके के साथ गिर जाएंगे। तो जब बारिश आएगी, ग्लोफ आएगा, जब क्लाउड आउटबर्स्ट आएगा, तो सही, ऑब्वियसली वो लोग विक्टिम होंगे। तो जो कहने की बात यह है, हमें, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ, मेरे ख्याल में हमारे पास इन चीज़ों का सलूशन है। हमें सही। अपनी तवज्जो उस तरफ लेके जाने की, हमें अपनी गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और गवर्नेंस इसकी इस्लामाबाद या पेशावर में नहीं है, वो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जी हाँ, जब तक आप वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन नहीं बनाते, उनको रिसोर्सेज नहीं देते, हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल मलिक अमीन असलम साहब, जाहिर है हमने अपने हिस्से का काम करना है। अल्दो इस वक्त पाकिस्तान कंट्रीब्यूट तो जो है नहीं कर रहा जिस तरह से बाकी बड़े ममालिक कर रहे हैं। 30-30, 25-25% उनका कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में। पाकिस्तान का 0.8% टोटल कंट्रीब्यूशन है, जबकि इफेक्ट होने वाले ममालिक में हम जो है वो टॉप पे हैं। तो हम ज़ाहिर है मिटिगेशन ही कर सकते हैं, जिसमें ज़ाहिर है जो बड़ा काम है वो है फॉरेस्टेशन का, कि हम जंगलात उगाएं। अब केपी की जब बात होती है, केपी के अंदर तो रिकॉर्ड दुनिया के अंदर जो है एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बिलियन ट्री सुनामी का जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है। तो फिर केपी क्यों इससे हिट हुआ, क्या आप कहते हैं इस पे? जी देखें, आपने पहली बात तो बिल्कुल ठीक की कि पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक में नहीं है जिनकी वजह से ये तबाही सारी दुनिया में आ रही है। और पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक में है जो कि इससे इससे असरअंदाज हो रहे हैं। ये नाइंसाफ़ी है, लेकिन ये नाइंसाफ़ी पे आप बात तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। जी हाँ, अभी आपने इस मसले को खुद संभालना है, क्योंकि ये मसला कोई कल का मसला नहीं है, ये आज हमारे सर के ऊपर आ चुका है। और दूसरा ये है कि अभी शेख साहब ने भी जो बातें की, वो उनमें से कोई भी चीज़ ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये समझने के लिए आपको एक विजन की ज़रूरत है, जो कि पॉलिटिकल विजन आपको ऊपर से ही आएगा और नीचे तक लोकल गवर्नमेंट तक उसने जाना है। जो एक लेकिन लेकिन मलिक साहब, क्या क्या हमारी जो सियासी जो हमारी क़यादत है इस वक्त मुल्क के अंदर, क्या कहीं भी आपको दिखाई देती है एक सीरियसनेस इस मसले को लेकर? चूँकि जितने भी दुनिया भर के जो माहिरीन हैं मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक, वो सारे वार्न कर रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिस्क में है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं इससे,
लेकिन क्या वो सेंसिटाइजेशन आपको हमारी जो हुकूमतें हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके अंदर दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखाई देती। और वो एक अंग्रेजी की कहावत है कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द केक। एग्जैक्टली। हमारा, अगर आपकी गवर्नमेंट का विजन हो और गवर्नमेंट की कमिटमेंट हो, तो उसका जो चीज आप जब आप बजट देखते हैं मुल्क का, तो आपको समझ आ जाती है जी कि हाँ। क्या ये मुल्क अपने इस मसले को अपनी प्रायोरिटी समझता है। आज इस वक्त अगर आप बजट देखें पाकिस्तान का, तो हालांकि हमें इंटरनेशनल फंडिंग सारी इसी के थ्रू मिल रही है। जी हाँ। और हमें जो IMF की फंडिंग है 1.2 बिलियन की, वो क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए मिली जी है। हाँ। वर्ल्ड बैंक से हमने $29 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 10 years क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए लिया है। लेकिन अगर आप अपने बजट को देखें, तो अपने बजट के अंदर हमने इसके लिए कुछ भी मुख्तस नहीं किया। जी हाँ। सिर्फ क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री, जो कि स्पेयर हेड करती है, इन तमाम इश्यूज को कोऑर्डिनेट करती है पूरे पाकिस्तान में, उसके बजट को 14 अरब 2022 में उसका बजट था। इस बार वो 2.5 अरब का रह गया है। हम्म। और उसके अंदर एक नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है कि गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है पाकिस्तान के लिए, कि एक तरफ आपको फंडिंग की लाइन तो मिल चुकी है, लेकिन आपके पास वो कैपेसिटी, वो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर है ही नहीं जो कि उस पैसे को लेकर सही जगह पर लगाएंगे, उसको प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि ग्राउंड पे वो लग सके। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान में। जब कोई एक बड़ा वाकया हो जाता है, कोई कुदरती आफत आ जाती है, उसको उसके बाद जो है लोगों की रिलीफ और रेस्क्यू के लिए तो हम जो है वो शायद हम उस पर जो है बजट एलोकेट कर देते हैं, लेकिन बुनियादी तब्दीली से बचना कैसे है, उसके लिए जो है हमारे यहाँ एक जो है ना वो प्रोएक्टिव अप्रोच वो नज़र नहीं आती कहीं पर भी। ये बातें करना बड़ा आसान होता है, स्ट्रेटजीज पॉलिसीज बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन प्रोजेक्ट्स बना के उनको मेक श्योर करना कि वो ग्राउंड के ऊपर लगे, वो बहुत मुश्किल काम होता है। और यही मुश्किल पाकिस्तान के सामने है इस वक्त। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है। और दूसरा, मैं आप ये भी बताना चाहता हूँ कि एक हमारी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, जो कि बिल्कुल आंखों के सामने से हमारी गुजर रही है। जी हाँ। और वो ये पानी का जखीरा है। जी हाँ। इस पानी को लोग तरसते हैं दुनिया के अंदर। और पाकिस्तान भी, ये जब 100 दिन गुजर जाते हैं हमारे मानसून और ग्लेशियर के पिघलाव के, ये 100 दिन होते हैं, तो फिर पाकिस्तान भी इस पानी को तरस रहा होता है। हमारी स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो सिर्फ तकरीबन 9 से 10% है इस वक्त। यानी कि अगर हमें 100 लीटर अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा है, तो हम सिर्फ उसका 9 या 10 लीटर उसको सेव कर सक रहे ऐसा हैं। ही है। पर ध्यान देने की जरूरत है अर्जेंट बेसिस के ऊपर। एक इसको नेशनल सिक्योरिटी का इशू समझ के हमें इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का रेला जब गुजर जाएगा, और उसने अभी गुजरना है। अभी तो आपने देखा कि ये स्वात गिलगित से शुरू हुआ, ये स्वात के एरिया में है, बुनेर में है, अभी अटक के करीब आज पहुंचा हुआ, इसने पूरे पाकिस्तान से गुजरना है। और अगले आप देखेंगे कि ये जिस तरह जाता जाएगा, तबाही भी करेगा, फिर एंड में जाके ये आप इसको अरेबियन सी में फ्लश आउट कर देंगे। 25 दिन के अंदर सिर्फ पाकिस्तान ने तकरीबन 6 से 7 मिलियन एकड़ फीट पानी जुलाई या के अंदर अरेबियन सी में फेंके। उसकी अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू लगा लें, तो वो 6 से 7 बिलियन डॉलर बनती है, जो कि रिसोर्स को हम जाया कर रहे हैं। और फिर महीने बाद हम इस रिसोर्स को तरस रहे होंगे। तो हमें अपनी वाटर मैनेजमेंट को बेहतर करने की जरूरत है, और अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन की कैपेसिटी है, सही है। फंड्स की यूटिलाइजेशन है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि ये कोई कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या करना है ठीक। आपने। फ्लड मैनेजमेंट करनी है आपने, लोकल बॉडीज को एंगेज करना है, उनको ग्राउंड के ऊपर ठीक। एम्पावर करना है, और उनको फंडिंग देनी है। और उसके साथ साथ आपने अपने हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना है। ये आपके सामने है कि कहाँ पे ये तबाही सही है। होती है। स्वात, बुरेर, हर साल वही तबाही उन्हीं जगहों पे उसी तरीके से होती है, और बिल्कुल फिर हम वही चीज बना देते हैं वहां पे। सही है। अली तौकीर शेख साहब, ये बताइएगा कि एक क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा उसका आजकल जिक्र हो रहा है कि क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। ये क्लाउड बर्स्ट जो है ये पाकिस्तान के अंदर एक ये न्यू फिनोमेना है, या पहले चीज़ें होती थी, अब रिपोर्ट या इसकी डिटेल्स अब सामने आना शुरू हुई है कि ये वाकईतन एग्जिस्ट करता है? पहले कभी इसका जिक्र हमने पुराने वक्तों में नहीं सुना। एक न्यू फिनोमेना है पाकिस्तान के अंदर। नहीं, ये होता है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसकी एक दफा आप वजह समझ लें क्या है। जी। जो जो हीट वेव होती है, उसमें अगर 1 डिग्री एवरेज से ज्यादा आपका टेम्परेचर होता है, तो हवा में जो मॉइस्चर है वो 7% बढ़ता है। इस समर में जो हीट वेव्स आई है, वहां पे बाज एरिया में 6, 7 या 8 डिग्रीज का फर्क था, जिसका मतलब है कि हवा में मॉइस्चर उतने परसेंट ज्यादा होता गया। अब वो आपकी किस्मत है कि वो बहुत हैवी क्लाउड है, वो जाके बहरे अरब में गुजरे, या हिंदुस्तान चले जाए, किसी और जगह चले जाए, या बुनेर के ऊपर आ जाए। ठीक है ना? तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, मगर उसका जो आपको एक फायदा है, एक हिसाब से इम्प्लिसिट, जैसे हीट वेव आई तो आपको पता चल गया कि लाइकलीहुड ऑफ हैवी रेन इज देयर।
1-2 महीनों की बात है। एक तो ये बात होगी। दूसरा, आमतौर पे पानी बहुत ज्यादा नहीं होता, आपकी उसको मैनेज करने की कैपेसिटी की वीकनेस होती है। तो हमारे जो सरकारी फंक्शनरीज हैं वो हर हैवी रेन को क्लाउड बस्ट कह रहे हैं। या जैसे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो चूंकि ये इतना बड़ा था ऐसा हम ही नहीं है। कर सके। दे नीड टू एक्सेप्ट के उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो उसकी तैयारी कर सके। और तीसरी चीज जो मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, क्लाउड बस्ट का इम्पैक्ट हमेशा बड़ा लोकलाइज्ड होता है, क्योंकि बहुत सारा पानी थोड़ी सी जगह पे गिरता है। या मे बी एक विलेज में अनफॉर्चुनेटली ट्रेजेडी होगी। तो ये जो आप देख रहे हैं वो क्लाउड बस्ट नहीं देख रही है, उसका नुकसान नहीं देख रहे हैं। हुआ होगा दो एक जगह पे, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मगर अभी तक पीएमडी ने उसको कंफर्म नहीं किया। ये सरकारी फंक्शनरीज इसका इसका ढोल बजा रहे हैं। जो मेन नुकसान होता है जब वो पानी मेन बॉडीज में जाता है और वहां पे आपने इंक्रोचमेंट्स की होती है। सही है। तो एक लोकलाइज्ड डिजास्टर को हम प्रोविंशियल और नेशनल डिजास्टर बना देते हैं। तो जो सही। मेन चीज करने की है वो बिल्कुल ये होक्स है, इट्स अ बोगस साइंस के ये नुकसान उसकी वजह से हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं हो रहे, मगर अगर रास्ते नीचे खुले होते तो वो नुकसान उसी विलेज में होता जहां पे ऐसा ही पानी है। गिरा था। तो ये चीज समझने की है। ठीक। अच्छा मलिक अमीन असलम साहब, ये बताइएगा कि 2010 में जब पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बनी तो उसके बाद एनडीएमए को काफ़ी एक्टिवेट किया गया और एक पॉलिसी बनी थी मुकम्मल डिजास्टर मैनेजमेंट की, जिसमें पहले आपकी पीडीएमएस थी, पीडीएमएस के बाद फिर आपकी डीडीएमएस ज़िली सतह पर बननी थी और एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बनना था। वो अभी तक नहीं बन सका। हम तकरीबन कुछ 14-15 साल गुजर गए हैं, अभी तक सूरत हाल वैसी है जैसी आज से 10-12 साल पहले थी। तो क्या वजह है, हम इस पे क्यों एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बना सके? यानी जो हमने रिएक्ट करना है वो भी हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे। देखिए, ये हमारी नेशनल साइकी है कि हम पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनाने में बहुत आगे हैं। ये मुझे याद है, मैं एक बार कोरिया गया तो वहां पर एक इंडिकेटर्स की बुकलेट थी पाकिस्तान, उसमें नंबर 1 था एक इंडिकेटर पे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने वो देखा। तो वो ये था कि पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज मेड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड। या तो यहाँ पे अगर आप मिनिस्ट्री में जाएं तो शेल्फ भरे पड़े हैं आपकी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज की। आप जिस मर्जी चीज की बात करें वो 4 पॉलिसीज और 2 स्ट्रेटजीज सही। निकाल के ले आएंगे। असल चैलेंज ये होता है कि आप उस पॉलिसी और स्ट्रेटजी को ग्राउंड के ऊपर कैसे लेके जाते हैं। ठीक। जिस तरह आपने सही कहा कि जो जब ये एनडीएमए बना था तो इसका एक पूरा नेटवर्क डिजाइन हुआ था इसके साथ। फिर इसके साथ जी। एक फंड बनाया गया था एनडीआरएमएफ, जिसका मकसद ये था कि इन डिजास्टर्स के लिए पहले तो उनकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की जाए, फिर उसके बाद पैरेलल सिस्टम टू लोकल गवर्नमेंट उन्होंने डिजाइन किया था कि लोकल गवर्नमेंट्स हो या ना हो, लेकिन सही। एनडीएमए का सिस्टम ग्राउंड तक जाना चाहिए और वहां पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने फरमाया कि वो मौजूद नहीं है यहाँ पर। इस्लामाबाद बैठ के या लाहौर में और पेशावर में बैठ के ये ठीक। मसले हल नहीं हो सकते। ये ग्राउंड के मसले हैं और ग्राउंड के ठीक। ऊपर ट्रेंड मैन पावर होनी चाहिए जो कि सारा साल इन पर काम करे, जिसको सही है। पता हो कि इस साल और हर साल जुलाई और से लेके अगस्त सितंबर जी हाँ। में फ्लैश फ्लड्स आने हैं। उसके लिए ड्रेनेज के नाले जो बने हुए हैं उनको सफा होना चाहिए। ठीक है ये ना अली हो तो। ठीक। जिस तरह गिलगित में आपने देखा कि जिस वक्त वो बारिश लगी हुई थी ठीक। उस वक्त 8 लोग निकल गए बेलचे लेके कि जी अब इस वक्त नाला साफ करना है। नाला कहाँ ऐसा ही पानी है। आपको साफ करना है। बिल्कुल, ये तो तैयारी हमें ये पूरा साल करनी है, ये एक्सरसाइज हमें पूरा साल करनी है, तैयार रहना है किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए। पाकिस्तान में चूंकि वैसे भी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है मौसमियाती तब्दीली से, तो हमें इसके लिए सिर्फ जो है मानसून के सीजन में नहीं बल्कि उससे पहले से हमें इंतजाम करने होंगे। अली तौकीर शेख साहब, क्विकली अब आगे के लिए वे फॉरवर्ड क्या है? ज़ाहिर है अब पाकिस्तान ने इफेक्ट तो होना है इस सूरत हाल से, उस जो है तबाही से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें फिर आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इसके लिए? बड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर मेरे जहन में। हमें सबको मालूम है क्या करना है, हमें ये मालूम नहीं किसने करना है। सही है। हमने एक दूसरे की डोमेन पे कब्जा किया हुआ है। क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। फेडरल गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूशन एक के ऊपर एक बना हुआ है जो कहता है जी हम ये करेंगे। सही। जो लोकल गवर्नमेंट है, जहाँ पे असल में पेन है, जहाँ पे वल्नरेबिलिटी है, वहाँ पे हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं बैठे हुए। ठीक। जो अहम चीज़ जिसका हमें फैसला करना है कि 18 अमेंडमेंट के बाद आपने एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करना था या करें, और फिर आपको पता चलेगा कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसका हेड चॉप होना चाहिए इन केस ऑफ सच फेलियर, जिसमें 200-300 मासूम लोगों की जानें जाया जाए। ये ठीक। जो फुटबॉल हम खेल रहे हैं ना लोगों के सरों के साथ और उनकी जानों के साथ, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने अपने इंस्टीट्यूशन को का हिस्सा ढूंढना चाह रहे हैं उन डॉलर्स में जो मुल्क में थोड़े बहुत आते होंगे। हम सर्व नहीं करना चाह रहे, अपनी डोमेन्स को स्ट्रॉन्ग अनफॉर्चुनेट। करना चाह रहे हैं।
ठीक, बहुत शुक्रिया अली तौकीर शेख साहब आपका और मलिक अमीन असलम साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम साहब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मसाइल हैं क्या उसका हल निकलने वाला है। जो आर्मी चीफ का इंटरव्यू किया, जो उनसे गुफ्तगू हुई उनकी सुहेल वड़ाई साहब से, जिसमें वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी तब मामला जो हैं वो मुसालियत होगी। क्या तहरीक इंसाफ उस मुसालियत के लिए तैयार है? बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कानूनी और सियासी मुश्किलात में घिरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात तो बढ़ती ही चली जा रही हैं, लेकिन एक रास्ता जो है वो तहरीक इंसाफ के सामने आया है कि सिद्ध के दिल से मुआफ़ी अगर मांग ली जाए तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो मुसालियत का रास्ता खुल सकता है। ये बात सुहेल वड़ाई साहब ने की है अपने कॉलम में। उन्होंने लिखा है कि उनकी आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने ये तजवीज़ दी है, ये ऑप्शन रखा है। क्या तहरीक इंसाफ इस ऑप्शन की तरफ आएगी? और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए अगला जो है उनका लाएअमल क्या होगा? क्योंकि एहतजाज की जो हिकमत अमली है वो अब तक तहरीक इंसाफ को जो उनके मतलूबा जो नताइज थे वो नहीं दे सकी। किस तरफ जाएगी तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के सामने एक ऑप्शन आया है कि मुसालियत के लिए सिद्ध के दिल से जो है वो अगर माफ़ी मांगी जाती है तो फिर मामलात आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ इस ऑफर को, इस जो एक उनके पास ऑप्शन आ रहा है, इसे अवेल करेगी? पहले दिन से इमरान खान साहब ये वाजे कह रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज लाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि चीज़ें वाजे हो जाएं, क्योंकि बहुत सा इबहम है और बहुत सी नफरतें हैं। जब चीज़ें साफ हो जाएंगी, सामने आ जाएगी, उसके बाद अगर हमारे लोगों ने ये प्लान किया हुआ होगा या हमारे लोग उसमें शामिल होंगे उस ऑपरेशन में, तो ज़रूर उस पे कोई ना कोई बात होगी। उन्हें तो, और आप अपने ज़हन में रखें, अगर हमारे कोई बंदे जो हैं जिन्होंने कोई ऐसा कोई एंटी स्टेट काम किया है तो हम उनको क्यों ऑन करेंगे? हम्म, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून का एहतराम करती है, आइन का एहतराम करती है। हमारे लोग उस दिन निकले ज़रूर थे, पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे। हम ये समझते हैं कि वहाँ कुछ इंतशारी बीच में शामिल हुए, उन्होंने लोगों को अनड्यू प्रोवोक किया और उन्होंने ही एग्जीक्यूट भी की बहुत सारी चीज़ें। हम्म, बट उसमें हम ये कहते हैं बार-बार, अगेन मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि सीसीटीवी फुटेज वही 1-2 सेकंड वाली नहीं, पूरी दिहाड़ दी लाओ ना, कौन कित्थों आया, कित्थे निकला, सही। कित्थों गया। वो निकालें और उसके बाद उसका फैसला हो जाए। उसके बाद अगर कोई गुनहगार है तो वो ज़रूर माफ़ी और ये माँगे। साबित हो जाता है कि आप लोग प्लानिंग में मुलव्वस भी थे, ये सब कुछ एग्जीक्यूशन में ही हुई, तो फिर क्या सिद्ध के दिल से सर तहरीक इंसाफ साबित माफ़ी तो मांगेगी फिर क्या? साबित नहीं, साबित तो आज है ना। आप साबित वाली हाँ, बात अभी तो आपने बड़ी ज़ाहिर अच्छी कुछ की है। कुछ सजाएं भी हो गई हैं बड़ी तहरीक इंसाफ के कई बड़ी आपने रहनुमाओं को, ज़ाहिर प्लानिंग के अंदर उनके। बड़ी बात, बहुत आला, बहुत आपने अच्छी बात कर दी। मैं जिस तरफ आ रहा था खुद, तो ये बताएं शेख साहब, फिर लाएअमल क्या है आगे के हवाले से? आपने जो है वही तहरीक चलाई लाएअमल थी है सर। 5 को भी, वो कोई इतनी खातिर खा ज़ाहिर है वो उस तरह के रिजल्ट आपको नहीं दे सकी जो उसी तहरीक खातिर इंसाफ खा चाह को रही थी। ठीक है जो सर, जो खान नहीं साहब एक मिनट चाह रहे थे, खान साहब ने तो कहा था हमारी बात भाई, कि मोमेंटम बड़ी जो है वो ज्यादती है, पीक पर होगा और पता बड़ी नहीं क्या हो ज्यादती जाएगा है, मुल्क के बड़ी अंदर, तो ज्यादती है। नहीं कुछ भी नहीं, नहीं हुआ। बहुत ज्यादती बात, बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप, हाँ, बहुत ज्यादती कर रहे हैं। आपने कहा जी तुसी की चाहते हो, तुसी की चाहते हो भाई 26 तरह फिर इत्थे कताल हो जाता, नहीं कोई कताल फिर जी नहीं, अपने बंदे मरा लेंदे। कताल मतलब की तुसी बात ये नहीं चाहते है, हो, वो दुश्मनों स्ट्रेंथ नजर नहीं तुसी आई कहते ना हो जो नहीं, जो खान तुसी साहब मतलब एक्सपेक्ट कर मीडिया रहे हैं, अपना वो एक स्ट्रेंथ मसला, नजर मेरी नहीं आई बात शेख सुने ना। साहब। खान गलत साहब जो बात है और आपसे इस खान तरह साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे आपकी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो खुद कहते हैं कि पार्टी मोमेंटम नहीं बना पाई, पार्टी जो है वो चला नहीं पाई तरीके। खान साहब खुद ही इस बात पार्टी की। चला रही है। खान साहब हमारे कायद हैं, वो हमसे ऑब्वियसली वो तो हमारे खान बड़े साहब हैं, मुतमईन नहीं है हमारे लीडर आपसे, हैं, वो खान हमें साहब भी आपके कंप्लेंट लीडर कर ही सकते मुतमईन नहीं हैं, है वो आपकी कह सकते हैं कि मूवमेंट से। उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर हम नहीं उतरे। बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब आप हर हाँ, दफा बंदे मरवा के हमसे कामयाबी नहीं लेना बंदे चाहते मरवाने हैं। की बात तो नहीं है। आपकी अगर गैदरिंग आपकी पीसफुल भी है, मीनार पाकिस्तान पे आपने की है पीसफुल गैदरिंग, सारे मीडिया ने दिखाई है। कब नहीं दिखाई आपकी? जब भी आपने की है बड़ी गैदरिंग आप सारे मीडिया ने दिखाई है। तो सीएम केपी जो है वो लोगों को आधे रास्ते में छोड़ के चले गए थे वहां से। कोई आधे रास्ते पे नहीं, सबको बताया गया था किला बाला हज़ार के ऊपर ये एंड होगा और वो वहां हाँ, से गए हैं और वहां पैगाम दे के गए हैं 14 तारीख का। तो अब ये बताएं शेख साहब, फिर आगे के हवाले से अब क्या होगा? क्या फिर आप मुफाहमत के रास्ते पर आएंगे वापस, या मुजामत करके ही अपने जो है अहदाफ हासिल करेंगे? सर बात यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखें नेगोशिएशंस कमेटी 26 के बाद किसने प्रपोज की थी? इमरान खान साहब ने प्रपोज की थी, याद है आपको? पहली नशिस्त, दूसरी, तीसरी, हम सीसीटीवी फुटेज का कहते रहे हैं, हम साथ रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि भाई आप बना दें जुडिशल कमीशन, 9 और 26 का इकट्ठा फैक्ट सामने आ जाएंगे। और ये नेगोशिएशंस थी, ये मुज़ाकरात थे और ये मसालियत होती है जब पार्टियां बैठ जाती हैं।
प्रिंसिपल स्टैंड था, नहीं बैठना नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, ये हमारे मैंडेट के जो है इन्होंने डाका मारा है। मगर उसके बावजूद जब मुल्क के मुस्तकबिल, बच्चों के मुस्तकबिल की बात हुई, इदारों और अवाम के अंदर फैलती हुई नफरतों को खान साहब ने देखा, तो खान साहब ने कहा नहीं बैठें, कोई बात नहीं, आप इसको इग्नोर करें और आप बात करें। हम बैठे, हम तो मसालत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, हम तो मुज़ाकरात के, हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमको जत्था तो कोई नहीं है। बट यू कैन नॉट मेक फूल ऑफ अस बाय ऑलवेज। जिस वक्त हम अपने, आप एनवायरनमेंट चेक करें, खान को बहनों से नहीं मिलने देते, वकीलों से नहीं मिलने देते, रुफ़क़ा से नहीं मिलने देते, ठीक है जी, बच्चों से नहीं मिलने देते, खान की किताबें बंद की हुई, खान के 22-22 घंटे अंदर, ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, इसको मसालत कहते हैं आप? क्या बात करते हैं आप? ठीक है, तो अब ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑफ़र की है, वो कह रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान का जो है वो करते हैं, मिसाक करते हैं सारी सियासी जमातों से। वो उनकी पर्टिकुलर ऑफ़र तो तहरीक इंसाफ के लिए है, तो तहरीक इंसाफ फिर किस तरह से इस ऑफ़र के बारे में क्या कुछ डेलिब्रेट कर रहे हैं कि इस पर कोई करनी है पहले मैंने गवर्नमेंट के साथ दसो ना, कोई? पहले मैंने दसो मिसाक जमहूरियत तक की बनया, हम्म, उधर की बनया दसो। वो तो बड़े मुतमईन है कि बिल्कुल ठीक चल रहा है क्या मिसाक नहीं, जमहूरियत। आप वो तो मुतमईन होंगे ना, आप थर्ड पार्टी है ना, आपने एनालाइज करना है ना, वो शिकें देख लें उस डॉक्यूमेंट की, हम्म, कितनी पूरी हुई है उसमें से। जी, मिसाक की ऐसा मैशत वो तो जाहिर है वो सियासी जमातें जो हैं वो मसलियत का शिकार हो गई, वो नहीं उसको लेके चल सकी उसकी स्पिरिट के मुताबिक। सर बात यह है, एनवायरनमेंट होती है, आप वो एनवायरनमेंट पैदा करें। हम कोई भी मुज़ाकरात का फैसला इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं ले सकते, खसूसन जब वो खुद रोक चुके हैं अपनी लास्ट मुलाकातों में कि ये लोग आपको फूल बनाने की कोशिश करते हैं, आपको एंगेज करते हैं। अब आप अपनी आईनी हक इस्तेमाल करें प्रोटेस्ट का, आप बात ना करें। ये खान से तो मुलाकातें तो शुरू वज़ीर करें। आज़म सुन की लें, जो ऑफ़र ये है खान वो। से, ये खान साहब नहीं, आप जंप ना करें कंक्लूजन पे। ये खान साहब से मुलाकातें शुरू करें, हम्म, खान साहब तक बात पहुँच जाएगी, खान साहब तक लोग भी पहुँच जाएँगे और उसके बाद बात हो जाएगी। मगर इस वक़्त तक ऐसी कोई बात नहीं। यानी जो फैसला होना है वो खान साहब ने ही करना है कि मुसालियत होनी है या नहीं होनी है, सही है, और पार्टी इस वाले से उन तक मामला खसूसन वो पहुंचाएगी। फैसला ठीक हो जिस गया, पे वो रोक चुके हैं, ठीक है, खसूसन वो फैसला जिस पे वो रोक चुके हैं। ठीक है, बाकी फैसले पार्टी कर सकती है, मगर एक बात लीडर कह चुका है कि नहीं करना, तो ओदे वास्ते ओदे कोल ही वापस जाना पैना सही है। ना। और ये बताया ज़िमनी इंतखाबात के वाले से, ज़ाहिर है अब नून लीग ने तो टिकट्स देने का जो है वो सिलसिला भी शुरू कर दिया है लोगों को, तो आपकी पार्टी में फिर कब तक ये फैसला हो जाएगा कि जाना है ज़िमनी इंतखाबात में या नहीं जाना? अब तक का फैसला तो फैसला ज़ाहिर है हो खान साहब चुका ने है, कन्वे कर दिया इमरान कि खान नहीं करना, साहब लेकिन ने, पार्लिमानी पार्टी में इमरान ये खान बात हुई है साहब ने, कि हमें इमरान हमने खान खान साहब साहब, को कन्विंस करना है कि हमें इंतखाबात में जाना चाहिए। आपकी पार्टी के लोग ये बात कर चले रहे जी, जब तक कोई कन्विंस नहीं करता तब तक तो वही फैसला है ना जो खान का है। हैं। जी इस हाँ, वक़्त तक खान ने बायकॉट का ऐलान किया है और खान का जो कहना है वो किसी भी पार्लिमानी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल कमेटी से ऊपर है। सही है। तो ये बताएं शेख साहब कि आपकी सीट के बारे में भी वहाँ पे एक रेजोल्यूशन आ गई है, मामला टेकअप हुआ है असेंबली के अंदर, तो आप जाएंगे असेंबली के अगले इजलास के अंदर या नहीं जाएंगे? क्या आपकी हिकमत मेरे अमली है? सर वारंट्स ऑफ अरेस्ट निकले हुए हैं, मेरी बेल्स मौजूद हैं, बेल्स के बावजूद वहाँ जो एडीसी जजेस हैं वो उसको ऑनर नहीं करते। तो मेरी अपनी लीगल टीम से मैं मशवरा करूँगा, उसके मुताबिक जाऊँगा, एक और लीव ऑफ एब्सेंस भेज दूँगा सर। ये तो मुझे कानून में ये हक मिला हुआ। सही है। तो दूसरा ये बताएं कि आपके पार्टी के कई लोगों के खिलाफ जिनको सजाएं दी गई हैं 9 मई के केसेस के अंदर, तो कानून तो ये कहता है कि आपने सरेंडर करना है, तब जाके आप अपील दायर कर सकते हैं। तो क्या वो अपीलें दायर नहीं होंगी और सरेंडर भी नहीं होगा? अपीलों का टाइम है सर उनके पास, क्योंकि कोर्ट्स की छुट्टियां आ गई हैं बीच में। सितंबर के पहले हफ्ते में कोई आखिरी टाइम बनता है, वैसे तो 15 दिन का टाइम होता है, मगर कोर्ट की छुट्टियों की वजह से वो उनको मिला है। बिल्कुल सर अपीलें करेंगे और ये अब लोगों सही के है। ज़ाती फैसले हैं सर। ये फैसले तो अब पार्टी किसी को ये नहीं कह सकती कि नाहक केसों में तुम जेल चले जाओ। ये तो उनके ज़ाती फैसले हैं, वो जेल जाते हैं, वो रूपोश होते हैं। ये पार्टी विल रिस्पेक्ट व्हाटएवर दे तो डिसाइड। दूसरा शेख साहब ये बताएं कि मजीद बंदे आपके अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ किसी एक्सट्रीम स्टेप की तरफ भी जाएगी कि जिस पार्लियामेंट से आपको एक एक करके निकाला जा रहा है वहाँ से आप इन मैस वहाँ से रिजाइन दे के बाहर चले जाएं, या उस तरफ नहीं जाएगी तहरीक इंसाफ? सर तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी है, तहरीक इंसाफ कैन थिंक ऑन एनी पॉलिटिकल ऑप्शन और उस पे भी, बिकॉज दिस इज यू सेड इट्स एन एक्सट्रीम स्टेप, द एक्सट्रीम स्टेप मींस रेजिग्नेशन फ्रॉम द असेंबली। आप खुल के बात कर लें तो उसका फैसला जो है वो भी एट द एंड ऑफ द डे खान साहब करेंगे। वो कहेंगे तो इस्तीफे दे दिए जाएंगे, खत्म हुई बात। सही है। और अगर आप मुफाहमत की तरफ ही नहीं जाते, तो मुज़ामत के वाले से फिर अब अगला लाएअमल आपका पार्टी का क्या वो खान साहब की तरफ से आएगा, या पार्टी भी कुछ डेलिब्रेट कर रही है कि हमने किस तरह से खान साहब को जेल से बाहर और निकालना है? पार्टी उसके लिए फिर डेलिब्रेट क्या करती हिकमत अमली रहती है? है, पार्टी डेलिब्रेट करती रहती है। हर सूबे का अपना माहौल है, कहीं सख्ती बहुत ज़्यादा है, कहीं हमारी हुकूमत है, कहीं पे सख्ती दरमियानी है।
उस माहौल के मुताबिक उन सूबों के जो हेड्स हैं, ये उनका काम है, उनकी ज़िम्मेदारी है। मेरा काम तो एज़ एन इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ आपसे शेयर करना। तो क्या वो डेलिब्रेशंस करते अभी तक रहते की हैं। जो हिकमत अमली है शेख साहब, क्या आप उससे मुतमईन हैं कि खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए जो तहरीक इंसाफ की जो देखिए, तहरीक या फिर जो मौजूदा मोमेंटम या हालात फिर जो में आपकी हिकमत अमली चल रही है वो सक्सेसफुल जा रही है? देखें, जैसे हालात तब्दील होते हैं, हिकमत अमलियाँ साथ-साथ तब्दील होती हैं। जहाँ जी हाँ। सख्तियाँ बढ़ रही हैं, वहाँ हिकमत अमली और होती है, जहाँ नहीं है, वहाँ और होती है। उस हिसाब से लोग अपनी कैपेसिटी, लोगों की कैपेसिटी भी देखनी है आपने, सिर्फ़ ऑन पेपर वो नहीं देखना है। चले कहानियाँ कैपेसिटी के सिर्फ साथ जो नहीं सुनानी। डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन क्या आप उस सिमत में जा रहे हैं? वो डायरेक्शन ठीक है आपकी खान साहब को बाहर निकालने के हवाले से? बिल्कुल। और किस तरफ जा रहे हैं? होर तो कोई ज़ाती वास्ते ते एहतजाज नहीं करदा, कोई अपने हलके वास्ते ते एहतजाज नहीं करदा, कोई अपनी कारोबार वास्ते ते कदी सुने साढ़े कारोबार बंद होए इंसान सुने जी सड़क ते गए कभी? लेकिन शेख साहब जो एहतजाज की हिकमत अमली है वो अभी तक उसने रिजल्ट को नहीं दे पाई, गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं कर सकी, बल्कि उल्टा गवर्नमेंट का ਤੁਸੀਂ कॉन्फिडेंस ਕੀ वो बढ़ता ਚਾਹੁੰਦੇ जा ਹੋ? रहा है एहतजाज कि नहीं, वो एहतजाज की करिए, मजबूर हो। F-16 जब भी नहीं, आपने माजी F-16 में नाम बड़े लेके आपने आनी है। एहतजाजी मुजाहिरे किए तो गवर्नमेंट जो है आपसे बातचीत करने पर मजबूर हुई है। जेल में जाकर सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खुलवा के खान साहब से मुलाकातें करवाई गई हैं। तो अभी भी मुज़ाकरात की ऑफर्स आ नहीं, तो आप इसको समझते नहीं है कि कामयाबी है? बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शरह सूद 6% पर लाई जाए। शरह सूद नीचे लाने से हुकूमत को 3,500 अरब रुपए की बचत होगी। NFC में वसाइल की तकसीम की मौजूदा शरह को तब्दील किया जाए। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए नए सूबों का क़याम नागुज़ीर है। यह तजावीज़ पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से सामने आई है। FTCCI में गुफ्तगू करते हुए मरूफ बिजनेसमैन SM तनवीर ने कहा कि हुकूमत शरह सूद को नीचे लाए, शरह सूद को 6% पर लाया जाए तो सूद की अदायगी की मद में हुकूमत 3500 अरब रुपए बचा सकती है। 6% बैंक इंटरेस्ट हो, क्योंकि इन्फ्लेशन 4% है, तो 3.5 ट्रिलियन रुपए गवर्नमेंट का सेव होता है। इसका मतलब है $12 बिलियन। इससे पहले साबिक निगरान वफाकी वजीर बराए तजारत गौहर एजाज भी शरह सूद में मरहलावार कमी का मुतालबा कर चुके हैं। आज के दिन 6% का रेट होना चाहिए, जो 11 है। दिसंबर तक आप इसको 6 तक लाएं। ये 3 ट्रिलियन क्यों जाया कर रहे हैं? ये पैसा हुकूमत बैंकों से ही लेके बैंकों को ही सूद वापस कर रही है। 3 ट्रिलियन रुपए हुकूमत पाकिस्तान को, अगर ये पैसे हमारे हुकूमत पाकिस्तान के टैक्स पेयर से पैसे ले रहे हैं, तो वो मैं हुकूमत के भी ये बेहतरी में है कि वो कौम की फलाह पे पैसा खर्च करे, वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करे, वो पैसा हमारे डिफेंस को और मजबूत करे, बजाय इसके कि हम सूद में वो पैसे दे दें। SM तनवीर ने आज मजीद कहा कि पाकिस्तान की बरामदात का हजम $100 अरब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शरह सूद, बिजली के निर्खों समेत एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री को खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में मुसाबकती माहौल फराहम करना होगा। कारोबारी तबके ने NFC में वसाइल की मौजूदा तकसीम के तनासुब में तब्दीली और मौजूदा फाइनेंस कमीशन को फाल बनाने का मुतालबा किया। मुल्की वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए तजवीज़ दी है कि नए सूबों का क़याम अमल में लाया जाए। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो मैं वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी वो 33 मिलियन लोग थे यहाँ पर, और 4 सूबे थे। तो आज की पॉपुलेशन 250 मिलियन हो गई है और 4 सूबे, एक ICT बना है, 4 सूबे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ट्रंप प्यूटन मुलाकात की। 6 साल बाद 3 घंटे तक जारी रहने वाली 7वीं मुलाकात में गर्मजोशी, दोबारा मिलने का फैसला, कुछ नुकात पर इत्तेफाक, लेकिन सबसे पोशीदा यह है सदर ट्रंप और सदर प्यूटन की अलास्का में होने वाली अहम मुलाकात की कहानी। इस वक्त चाहे यूक्रेन के ज़ेलेंस्की हों या भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सब ही इस शशोपंज में मुब्तला है कि क्या तय हुआ। कहने को तो सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर और यूरोपियन रहनुमाओं को एतमाद में लिया, लेकिन किस हद तक ये वो भी नहीं जानते। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में रूसी सदर से मुलाकात को 10 में से 10 नंबर दे दिए। दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर प्यूटन ने अमेरिकी सदर को मॉस्को आने की दावत दी, जिसे ट्रंप ने कुछ इस अंदाज में कबूल किया। इस मुलाकात के फौरी नताइज तो सामने नहीं आए, ताहम रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के सिलसिले में उम्मीद जरूर पैदा हो गई है, क्योंकि सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए बताया कि सोमवार को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस आ रहे हैं, जिसके बाद अगर मामलात तय होते हैं तो यूक्रेनी सदर
और रूसी सदर की मुलाकात का शेड्यूल तय किया जाएगा। साथ ही सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को मशवरा देते हुए कहा कि यूक्रेन में लोगों की मजीद अमवात नहीं देखना चाहते, यूक्रेन में जारी खून रेजी को रोकना चाहते हैं। हम रूस यूक्रेन जंग बंदी मुआहदे के बहुत करीब हैं। यूक्रेन को जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर करना होगी। यूक्रेन को मशवरा दूंगा कि जंग बंदी मुआहिदा कर लें। रूस बहुत बड़ी ताकत है, यूक्रेन नहीं। तो क्या इस खामोशी के पीछे कोई डील हो चुकी है? क्या ट्रंप ने पुतिन को गारंटी दे दी है कि जो इलाके इस वक्त रूस के कब्जे में हैं वो रूस के ही रहेंगे? इस सिलसिले में तफसीलात का सामने आना बाकी है। तहम यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि वो ऐसे किसी फार्मूले को तस्लीम नहीं करेंगे जिसमें यूक्रेन के इलाकों का रूस के कब्जे में जाना शामिल हो। दूसरी जानिब मुलाकात की तफसीलात सामने ना आने पर भारत का इंतजार तवील होता जा रहा है, क्योंकि सदर ट्रंप ने रूस के साथ मामला तय न होने की सूरत में भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान कर रखा है। वाशिंगटन डीसी में वाक़े विल्सन सेंटर के डायरेक्टर माइकल कोगलमैन का कहना है कि अलास्का मीटिंग के बाद इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद तल्ख हो सकते हैं। माइकल कोगलमैन ने एक्स पर लिखा कि किसी मुआहिदे का ऐलान न होने के बायस ऐसा लगता है कि मुलाकात अच्छी नहीं हुई। अब अमेरिका और इंडिया के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में जब ट्रंप से चीन और इंडिया पर महसूलात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अब मुझे शायद 2 या 3 हफ्तों के बाद इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन हमें अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के तज्जिए के मुताबिक जून 2025 तक चीन, इंडिया और तुर्की रूसी तेल के 3 सबसे बड़े खरीदार थे। इसके बावजूद इंडिया पर सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ आयद किया गया। चीन पर अमेरिकी टैरिफ 30% और तुर्की पर 15% है। अमेरिकी मार्केट इंडिया की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। 2024 में इंडिया की कुल बरामदात का 18% अमेरिका को गया, लेकिन 50% टैरिफ से इंडिया अमेरिकी मार्केट में अपने हरीफों से पीछे रह जाएगा। मिसाल के तौर पर अमेरिका की तजारत में वियतनाम और बांग्लादेश का नुमाया हिस्सा है, लेकिन उन पर सिर्फ 20% टैरिफ लगाया गया है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खाम तेल दरामद करने वाला मुल्क है। मुल्क की तेल की तकरीबन 85% जरूरियात दरामदात के जरिए पूरी की जाती हैं। यूक्रेन जंग से पहले इंडिया तेल की ज्यादातर दरामदात के लिए मशरक़ वस्ता के ममालिक पर इन्हिसार करता था। माली साल 2017-18 में इंडिया की तेल की खरीदारी में रूस का हिस्सा सिर्फ 1.3% था, लेकिन यूक्रेन की जंग के बाद हालात बदल गए। रूसी खाम तेल की कीमत गिरने से रूस से इंडिया की दरामदात में तेजी से इजाफा हुआ। माली साल 2024-25 तक इंडिया के खाम तेल की दरामदात में रूस का हिस्सा 35% तक पहुंच जाएगा। तहम अब इंडिया के साथ जो है मामलात किस तरफ जाएंगे, इसका फैसला आने वाले चंद अयाम में हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की तफसीलात सामने नहीं आई। लेकिन इस मुलाकात के अंदर भी, इस मुलाकात के बाद भी जो गुफ्तगू हुई डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने फिर से इंडिया पाकिस्तान जंग का जिक्र किया और शायद यही जंग है कि जिसकी वजह से पहले भारत ने अमेरिका से रब्ता किया सीज फायर करवाने के लिए, और फिर जब सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवा दिया तो फिर उनके किरदार को भारत ने निगेट करना शुरू कर दिया। शायद इसी चीज़ ने डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया के खिलाफ कर दिया है। अब मामला सिर्फ तेल का नहीं, बल्कि भारत के जो बयानात बदलते रहे, जो सख्त बयानात दिए गए डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने आप को मानते हैं हकदार अमन पीस अवार्ड का, लेकिन भारत उनके किरदार को नहीं मानता। तो आने वाले दिनों में इस बारे से तफसीलात मजीद सामने आएंगी। आज के शो में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।